नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अपन है जो पशु परीक्षर की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे पशु परीक्षर के पार्ट बी के बारे में। कौन से पार्ट के बारे में बात करेंगे? पशु परीक्षर के पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन सबको पता है कि पशुपालन आता है। कौन सा सब्जेक्ट आती है? पशुपालन सब्जेक्ट आती है दोस्तों। कौन सी सब्जेक्ट आती है? पशुपालन आती है। और उसके 45 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसे पहले अपन ने जो वीडियो अपलोड की है उसमें सब सिलेबस वगैरह, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस नहीं है, वो सब चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं पशुपालन के। अपन ने इससे पहले भी 4-5 क्लास अपलोड की थी। बीच में कुछ टेक्निकल एरर और कुछ समस्या के कारण प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए इतने दिन जो है क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज से है जो रेगुलर क्लास अपलोड होगी। तो दोस्तों आज से अपन पुनः उन 4-5 क्लासों को छोड़ के आज से शुरुआत करने जा रहे हैं पुनः पशुपालन विभाग की। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों पशुपालन विभाग। अगर अपन बात करें पशुपालन विभाग की, किसकी बात करें दोस्तों? पशुपालन विभाग की, पशुपालन की। तो पशुपालन को है जो दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितनी पशुपालन की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पशुपालन की है जो कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? पशुपालन की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा है वो है वेटनरी साइंस, और दूसरी शाखा है वो है एनिमल हस्बेंड्री। पहली शाखा कौन सी है? वेटनरी साइंस। और दूसरी है जो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये 2 शाखाएं हैं। इस वेटनरी साइंस को हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या कहते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान। ये एनिमल हस्बेंड्री है। पशु चिकित्सा विज्ञान किस शाखा कहते हैं? कि पशुपालन की वो शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, उनका प्रबंधन, टीकाकरण तथा शल्य क्रिया की जाती है। शल्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेटनरी साइंस कहते हैं। वेटनरी साइंस कैसे कहते हैं? कि पशुपालन की वो शाखा, पशुपालन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, पशुपालन की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं के रोग, विभिन्न प्रकार के पशुओं के रोग, विभिन्न प्रकार के पशुओं के रोग। पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, जीवाणु जनित कौन से है, प्रोटोजोआ जनित कौन से है, उन सभी पशुओं के रोग, उनका नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के पशुओं के रोग नियंत्रण, टीकाकरण, पशुओं में जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, रोगों का उपचार के लिए या रोगों को पशुओं में होने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण किए जाते हैं, तथा शल्य क्रियाओं का, शल्य क्रियाओं का। पशुपालन की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं के रोग नियंत्रण, टीकाकरण तथा पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के शल्य किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शल्य क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जिस शाखा के अंदर ये सब करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेटनरी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या विज्ञान क्या कहते हैं? पशु चिकित्सा विज्ञान। तो दोस्तों पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर क्या करते हैं अपन? पशु चिकित्सा विज्ञान के अंदर पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे गलघोटू रोग है, जो नाम से ही पता चल रहा है। एग्जांपल देखें, गलघोटू रोग। कौन सा रोग? गलघोटू, गलघोटू। अब इस गलघोटू को अपन तोड़ते हैं तो गल का मतलब हो जाता है गला दोस्तों। गल का मतलब क्या होता है? गला। घोटू यानी कि घर घर की आवाज। तो यानी कि गल घोटू के लक्षण हो गया कि पशु जब भी सांस लेगा तो क्या किस प्रकार की आवाज आएगी? घर घर की आवाज आएगी। उसके बाद में एफएमडी, एफएमडी की बात करें, एफ का मतलब हो गया फूड, एम का मतलब हो गया माउथ, और डी का मतलब हो गया डिजीज। यानी कि एफएमडी खुर पका मुंह पका रोग बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? खुर पका मुंह पका रोग। अपन को नाम से ही पता चल रहा है पशु के खुर और मुंह में क्या होंगे? साले होंगे। तो इस प्रकार के जो रोग हैं, रोगों में कौन कौन से जीवाणु है, कौन से प्रोटोजोआ है, रोग जनक के बारे में अध्ययन किया जाता है, तथा पशुओं में विभिन्न प्रकार की शल्य क्रिया करने की आवश्यकता होती है कभी कभार। तो उन सब का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो कौन सी शाखा है? पशु चिकित्सा विज्ञान। अब बात करें अपन एनिमल हस्बेंड्री। किसकी बात करें? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री वो शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं का सामान्य जानकारी, जैसे पशुओं का आवास, आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन तथा उनके नियंत्रण,
नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन विभाग की वह शाखा, पशुपालन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं का आहार, आवास, प्रजनन प्रजनन प्रबंधन तथा पशुओं को नियंत्रण करने के जो विधियां है उनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ये थी दोस्तों पशुपालन विभाग की शाखाएं। कितनी शाखाएं थी? तो दोस्तों 2 शाखाएं थी, एक थी वेटरनरी साइंस और दूसरी थी एनिमल हस्बेंड्री। अब अपन इन शाखाओं की बात कर ले। वेटरनरी साइंस में तो पशु चिकित्सा विज्ञान आएगा, जिसके अंतर्गत पशुओं में रोग वगैरह जो होंगे उनका अध्ययन करेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं की सामान्य जानकारी है, जैसे पशुओं का आवास है, आहार है, स्वास्थ्य है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे तथा पशुओं को नियंत्रण करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि पशुपालन को अपन किस हिसाब से पढ़ते हैं। अपने जो पशु परिचर के सिलेबस में जो पशुपालन का जो सिलेबस है उसको अपने 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में डिवाइड किया है। सर्वप्रथम अपन जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कौन सा? एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दूसरा अपन पढ़ेंगे वेटरनरी साइंस। कौन सी पढ़ेंगे? वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस पढ़ेंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे डेयरी साइंस। कौन सा पढ़ेंगे? डेयरी साइंस। चौथा अपन पढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन, पशुपालन प्रबंधन। और अपन 5वां पढ़ेंगे कृषि संबंधी कोई भी जानकारी है, कृषि संबंधी। अगर अपन बात करें एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, किसकी बात करें? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर और मुर्गी, इनकी देसी नस्ल पढ़ने वाले। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे? सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि देसी नस्ल ही आएगी, तो अपने सिलेबस में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर और कौन सी और मुर्गी है, इनकी अपन क्या पढ़ेंगे? देसी नस्ल। किसमें पढ़ेंगे? एलपीएम में। और जो पशुपालन में पशु परिचय है, सर्वाधिक क्वेश्चन लगभग 12 से 13 क्वेश्चन का कोटेशन है वो एलपीएम से ही रहेगा। ये ध्यान रखना। पशुओं की नस्लों को सामान्य में मत लेना, क्योंकि जो एलपीएम का कोटेशन है वो एलपीएम से 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे जिसमें नस्लों से संबंधित होंगे। दूसरा पढ़ेंगे वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पशु चिकित्सा विज्ञान, इसमें अपन जो है पशुओं को होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग है, सामान्य रोग है, जो अलग प्रकार के जीवित कारकों से होने वाले रोग है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में दूध तथा दुग्ध उत्पादन से संबंधित, दूध व दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पाद कौन से? जैसे छेना है, दही है, घी है, मावा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके साथ पढ़ेंगे दुग्ध दोहने की विधियां। दुग्ध दोहने की विधियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन और दूसरा होता है हाथों द्वारा दुग्ध दोहन। और मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन में दूध भी से बच ही जाता है। हाथों द्वारा दुग्ध दोहन में जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो पूर्ण हस्त विधि मानी जाती है, जिसमें इस प्रकार से जो गाय के थन को पकड़ के दुआ जाता है। एक होती है जो अंगूठा विधि है, वो सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है, लेकिन गांवों में अपने प्रचलित है जो अंगूठा विधि है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कृषि संबंधी। कृषि संबंधी में कौन सी? जैसे साइलेज है, ये है, और कौन सी है? जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको अपन गोबर की खाद बोलते हैं। इन सब के बारे में बात करने वाले। तो आज अपन दोस्तों बात करेंगे, उससे पहले अपन थोड़ी पढ़ लेते हैं पशुपालन से संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी हुई। पशुपालन से संबंधित होने वाली क्रांतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब अपना टॉपिक रहेगा पशुपालन। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। तो अपना पहला टॉपिक रहेगा पशुपालन से संबंधित होने वाली क्रांतियां, कि पशुपालन में कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी। पशुपालन से संबंधित होने वाली क्रांतियां, पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां थी। अगर बात करें अपन पहली क्रांति लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो लाल क्रांति है वो मांस उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? मांस। और ये पशुपालन में मांस आता है और साथ में टमाटर। तो अपन को याद रखना है मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अपन को ध्यान रखना है मांस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
मांस में है जो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड अनुपस्थित होता है। मांस में ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कोई पूछ भी ले, जनरल नॉलेज में ध्यान रखना है कि मांस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो मांस में विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, ये मांस में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना क्या होता है, अनुपस्थित। मांस में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक मांस है वो यूपी में उत्पादन होता है। मांस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन है वो मांस का कहाँ होता है, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और सर्वाधिक किससे मांस प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक मांस की प्राप्ति है वो होती है पोल्ट्री से। किससे होती है, पोल्ट्री। पोल्ट्री में मुर्गी पालन भी आ जाएगा, मुर्गियां भी आ जाएगी, बतख भी आ जाएंगे, और वे सभी पक्षी आती है जिनसे मांस उत्पन्न होता है, वो पोल्ट्री में आएगा। उसके बाद 2 नंबर है जो भैंसा आता है। 2 नंबर कौन सा आता है, भैंसा। भैंसे से मांस, सर्वाधिक मांस पोल्ट्री से प्राप्त किया जाता है। 2 नंबर होता है जो भैंसे से मांस प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में अपन दूसरी देखें, रजत क्रांति। कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित। अंडा उत्पादन से संबंधित। दोस्तों ये बताओ दे कि आप भारत के ए कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ए कैपिटल ऑफ इंडिया। ए कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अंडा की जो राजधानी है वो किसको बोलते हैं, भारतीय अंडा की राजधानी। यानी भारत में सर्वाधिक अंडे कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो भारत में सर्वाधिक अंडे उत्पन्न होते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं। ए कैपिटल ऑफ राजस्थान, ए कैपिटल ऑफ राजस्थान। ए कैपिटल ऑफ राजस्थान बोलते हैं अजमेर को। ध्यान रखना दोस्तों, किसको बोलते हैं, अजमेर को। ए कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं आंध्र प्रदेश को, ए कैपिटल ऑफ राजस्थान बोलते हैं अजमेर को। ध्यान रखना। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अंडों का कटोरा किसे कहते हैं, अंडों का कटोरा या टोकरी। अंडों का कटोरा या इसको बोलते हैं टोकरी। अंडों को कटोरा या अंडों का टोकरी किसको बोलते हैं, तो दोस्तों अंडों को कटोरा या अंडों को टोकरी बोलते हैं अजमेर को। किसको बोलते हैं, अजमेर को बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कहाँ होता है, अजमेर में। भारत में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ध्यान रखना। तो अपन ने 2 क्रांति पढ़ ली। एक पढ़ ली लाल क्रांति, जो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, लेकिन अपन को ध्यान रखना मांस उत्पादन से संबंधित। मांस में जो विटामिन सी अनुपस्थित होता है, एस्कॉर्बिक एसिड मांस में अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत में सर्वाधिक मांस का उत्पादन वो यूपी में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहाँ होता है, कितना होता है, ये सब है जो अपन एग्जाम से पहले जो पढ़ेंगे नहीं, डाटा पढ़ेंगे, उनमें सब बता दिया जाएंगे। क्योंकि अब जुलाई में डाटा चेंज होंगे तो फिर दोबारा सारा सिस्टम गलत होगा। तो अपन जुलाई के बाद में जब पूरी क्लास अपने समाप्त हो जाएगी तो अपन एक डाटा की अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें सारा बता दिया जाएगा। उसके बाद में बात करें मांस की प्राप्ति किससे होती है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मांस है वो पोल्ट्री से प्राप्त किया जाता है, और 2 नंबर है वो भैंसा से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखें अपन रजत क्रांति, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। ए कैपिटल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, ए कैपिटल ऑफ राजस्थान अजमेर को बोलते हैं, अंडों का कटोरा या अंडों का टोकरी अजमेर को बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसे आगे, क्या बात करते हैं दोस्तों, इसे आगे अपन बात करते हैं तीसरी क्रांति के बारे में। अगर अपन बात करें कि पशुपालन से संबंधित तीसरी क्रांति कौन सी है, पशुपालन से संबंधित अगर अपन तीसरी क्रांति के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो तीसरी क्रांति है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है, तीसरी 3 नंबर है नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति है वो एक्वाकल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक्वाकल्चर। नीली क्रांति एक्वाकल्चर से संबंधित है। एक्वाकल्चर को हिंदी में बोलते हैं मछली पालन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मछली पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति है वो एक्वाकल्चर से संबंधित है। उसके बाद में अगर अपन बात करें 4 नंबर श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्या होता है, दूध। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, एक्वाकल्चर मछली पालन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस, लाल होता है तो मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है।
श्वेत क्रांति की बात करें या इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर अपन बात करें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या जनक की बात करें कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक है वो है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को है मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना। वर्गीज कुरियन को क्या बोलते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड है वो 3 चरणों में चला था, उसकी अपन जो बात है वो अलग से एक अपना चैप्टर ही है ऑपरेशन फ्लड, उसमें अपन बात करेंगे। जो वर्गीज कुरियन है इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अपन बात करें कि भारतीय दुग्ध दिवस, भारतीय दुग्ध दिवस, भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय दुग्ध दिवस है जो वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे मनाया जाता है। भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? भारतीय दुग्ध दिवस है जो वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे मनाया जाता है। तो वर्गीज कुरियन का बर्थडे आता है 26 नवंबर को। कब आता है दोस्तों? 26 नवंबर को। तो भारतीय दुग्ध दिवस है जो 26 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस है वो 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 जून को मनाते हैं। तो ये थी अपने क्रांतियां। अगर आप ध्यान रखना ऑपरेशन फ्लड को है 3 चरणों में चलाया गया। किस सर्वप्रथम पहले चरण में महानगरों में जोड़ा गया था, उसके बाद में सेकंड चरण में है जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध इकट्ठा करके ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरियां खोली गई थी। वो सभी अपन है जो आगे ऑपरेशन फ्लड अपना चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने अब पशुपालन से संबंधित 4 क्रांतियां पढ़ी। पहली पढ़ी है लाल क्रांति जो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित, विशेष ध्यान रखना मांस उत्पादन से संबंधित है। अपन ने इसमें पढ़ा कि मांस में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। और अपन ने उसके बाद में बात करें मांस के बाद में तो 2 नंबर पढ़ी थी मांस है जो सर्वाधिक यूपी में होता है और पोल्ट्री और भैंसा से सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है। 2 नंबर थी एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर ऐसे है जो नीली क्रांति का उत्पादन संबंध किससे है? एक्वाकल्चर मछली पालन से संबंधित है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से संबंधित है। और ए कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं आंध्र प्रदेश को, ए कैपिटल ऑफ राजस्थान बोलते हैं अजमेर को, अंडों का कटोरा या अंडों की टोकरी बोलते हैं अजमेर को। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। जनक है वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारतीय दुग्ध दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। दोस्तों अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशुओं का वर्गीकरण, तो पशुओं का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और दूसरा है आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। अपन जो है पहले वो पढ़ेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण की बात करें तो अपन को ध्यान रखना है इसकी एक ट्रिक है कि अमिताभ बच्चन का एक शो चलता है कौन बनेगा करोड़पति। तो अपन को कौन बनेगा करोड़पति की जगह अपन को लिखना है कौन पैसा कमाएगा, केपीसी। क्या करना है अपन को? केपीसी करना है, ठीक है दोस्तों। केपीसी ये करना है अपन को, ये ध्यान रखना है कि कौन बनेगा करोड़पति को क्या करना है अपन को? केपीसी करना है। केपीसी और फैमिली, ये ध्यान रखना ट्रिक। केपीसी और फैमिली क्या रखना है ध्यान दोस्तों अपन को? केपीसी और फैमिली यानी कि कौन पैसा कमाएगा और फैमिली, मतलब परिवार वालों को कोई पूछ रहा है कि कौन पैसा कमाएगा, तो के से हो जाता है किंगडम। के से क्या होता है? किंगडम। के से बन जाता है किंगडम। जो केबीसी है वो है कि कौन बनाएगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, और ये है केपीसी यानी कि कौन पैसा कमाएगा और फैमिली। पी से होगा फाइलम, सी से होगा क्लास, ओ से होगा ऑर्डर, फैमिली से हो जाएगा फैमिली, जी से फिर फैमिली जी एस, फैमिली जी, जी से हो जाएगा जीनस, जीनस, एस से होगा स्पीसीज। अपन को एक ट्रिक याद रखनी है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए अपन को ये 7 अक्षर याद रखने हैं कि केपीसी और फैमिली जीएस, मतलब कौन पैसा कमाएगा और फैमिली जी साहब। एस में अपन बोलते हैं साहब बोलते हैं, कोई बड़ा आदमी आता है उसको साहब बोलते हैं या जी साहब बोलते हैं। तो
अपन को ये ध्यान रखना है कि कौन पैसा कमाएगा और फैमिली जीसा। तो मतलब के से हो गया किंगडम, एफ से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ आर से हो गया ऑर्डर, फैमिली से हो गया फैमिली, जी से हो गया जीनस और एस से हो गया स्पीसीज। यानी कि अगर अपन हिंदी की बात करें तो जगत, फाइलम यानी संघ, फिर क्लास है वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस जगत संघ वर्ग गण कुल वंश, जीनस हो गया वंश और स्पीसीज हो गई जाति। ये अपन को ध्यान रखना है। इधर अपन को ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का आधार हो गया कि जगत कौन सा है, पशुओं का संघ कौन सा है, वर्ग कौन सा है। अब अपन को बात करना है कि जगत कौन सा है कौन सी नहीं है। तो इधर है ट्रिक है, वो है एसी में अब। क्या है एसी में अब? इधर अपन को याद रखना ए सी में अब। ए का मतलब हो गया अपन को बताना है कि किंगडम कौन सा, तो हो गया एनिमेलिया। कौन सा हो गया? एनिमेलिया। सी से कौन सा संघ कौन सा हो गया? कॉर्डेटा संघ। कौन सा संघ हो गया? कॉर्डेटा। में से हो गया मेमेलिया या स्तनधारी, मेमेलिया, मेमेलिया या स्तनधारी। ए से हो गया ऑल्टोडेक्टाइला, ऑल्टोडेक्टाइला। क्या हो गया? ए से हो गया ऑल्टियोडेक्टाइला, ऑल्टियोडेक्टाइला। बी से हो गया गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल क्या होता है? बोविडी होता है। ध्यान रखना, गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल होता है बोविडी, बोविडी। जीनस और स्पीसीज ये होती है अलग अलग जानवरों की वंश और जाति अलग अलग होती है। अगर अपन बात करें बकरे की, तो बकरे की होती है कपड़ा हिरकस, यानी कि कपड़ा होता है जो वंश होता है और जाति होती है जो हिरकस होती है। अपन अगर बात करें गाय की, तो गाय की होती है बोस इंडिकस और बोस टारस। बोस जीनस हो गया गाय का बोस और स्पीसीज हो गई टारस। वो अपन जब नस्ल पढ़ेंगे पर गाय पढ़ेंगे तब उसमें बता दिया जाएगा। ये अपन को 5 चीज तो आज याद रख, 5 चीज अपन सारे पशुओं में एक ही तरह की होती है, ये ध्यान रखना। किंगडम एनिमेलिया, कॉर्डेटा संघ, मेमेलिया या स्तनधारी, फिर गण की बात करें तो ऑल्टियोडेक्टाइला, फिर फैमिली की बात करें तो कुल हो गया बोविडी, और फिर जीनस अपन अगर बात करें गाय की, गाय का क्या जीनस होगा? तो गाय का होगा बोस और जाति होगी वो होगी इंडिकस। क्या होगी? इंडिकस। अगर भारतीय भैंस भारतीय गाय है तो होगी इंडिकस और विदेशी गाय है तो होगी टारस। क्या होगी? टारस। ये ध्यान रखना, भारतीय गाय का होता है इंडिकस और विदेशी गाय होती है टारस। ये तो हो गया गाय का वर्गीकरण। किसका हो गया? गाय का वर्गीकरण, गाय का वर्गीकरण। ये गाय का वर्गीकरण। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गाय का संघ कौन सा है, तो गाय का संघ होता है कॉर्डेटा। क्वेश्चन आ जाए गाय का गण कौन सा है, गाय का गण होता है आर्टियोडेक्टाइला होता है। कौन सा गण होता है? आर्टियोडेक्टाइला। कुल पूछे तो बोविडी। अब अगर अपन बात करें भैंस की, ये हो गया गाय की। अगर अपन बात करें भैंस की, तो भैंस का जो वंश होता है वो होता है बुवेलिस और जो जाति होती है वो होती है बुवेलिस। तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा बुवेलिस बुवेलिस। जो वैज्ञानिक नाम होता है वही हमेशा पहला अक्षर होगा वंश और दूसरी होगी जाति। ये अपन को ध्यान रखना। अगर अपन भेड़ की बात करें या बकरी की बात करें, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कपरा हिरकस। तो यहाँ आ जाएगा कपरा, वंश में आ जाएगा कपरा और जाति में आ जाएगा हिरकस। अगर अपन बात करें ऊंट की, तो ऊंट का जो कुल होता है वो होता है कैमेलिडी। कौन सा होता है कुल? ऊंट का कुल होता है कैमेलिडी। ध्यान रखना, ऊंट की बात करें, ऊंट का कुल होता है कैमेलिडी। ऊंट का कुल कौन सा होता है दोस्तों? ऊंट का कुल होता है वो होता है कैमेलिडी। और जो जी वंश होता है वो होता है कैमेलस। कौन सा होता है? कैमेलस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है वो 1 कुबड़ वाला ऊंट होता है जो अपने यहाँ पाया जाता है, और कैमेलस बैक्टीरियस होता है जो होता है 2 कुबड़ वाला ऊंट जो लद्दाख में वहाँ पाया जाता है ठंडे इलाकों में। तो ध्यान रखना। और अगर अपन बात करें मुर्गी की, तो मुर्गी के लिए ये मुझे पूरे मिटाना पड़ेगा। इधर वाला तो सही रहेगा, इधर ये मिटाना पड़ेगा, दूसरा लिखना पड़ेगा। पहले तो अपन को ध्यान रखना एसी, यानी कि मुर्गी की जगत से हो गया एनिमेलिया, संघ हो गया। मुर्गी का भी कौन सा संघ होता है? मुर्गी कॉर्डेटा संघ होती है। फिर वर्ग हो गया मुर्गी कौन सी? एविज वर्ग की। कौन सी? एविज वर्ग की। फिर मुर्गी का गण होता है वो होता है गैलियोनिडी, गैलियोनिडी होता है। मुर्गी का गण कौन सा होता है? मुर्गी का गण तो वही, ऑर्डर तो वही लगेगा आर्टियोडेक्टाइला,
कौन सा? गैलियोफॉर्मिस। मुर्गी का गण कौन सा होता है? गैलियोफॉर्मिस। गैलियोफॉर्मिस, गैलियोफॉर्मिस। मुर्गी का दोस्तों ध्यान रखना गण होता है वो होता है गैलियोफॉर्मिस। और जो कुल होता है वो होता है फेसिनिडी। कौन सा होता है? फेसिनिडी, फेसिनिडी। उसके बाद में अगर अपन बात करें वंश की तो गैलस डोमेस्टिक होता है वंश। वंश होता है गैलस, और जो जाति होती है वो होती है डोमेस्टिक। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया गैलस डोमेस्टिक। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिक, ये ध्यान रखना। मुर्गी जगत होता है एनिमेलिया, संघ होता है कॉर्डेटा, वर्ग होती है एविज, गण होता है गैलियोफॉर्मिस, कुल होता है फेसिनिडी, वंश होता है गैलस, जाति होती है डोमेस्टिकस, वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ लिया था इनका साइंटिफिक वर्गीकरण। कल अपन पढ़ेंगे इनका जो आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। आमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पशुओं को आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इनके आधार पर इनको 3 प्रकार के पशुओं पर बांटा गया, रूमिनेट्स, नॉन रूमिनेट्स और स्यूडो रूमिनेट्स। यानी कि रोमंती पशु, अरोमंती पशु और आभासी रोमंती पशु। जो रोमंती पशु होते हैं उनमें एक ही आमाशय पाया जाता है। जो रोमंती पशु होते हैं उनमें 4 प्रकार के आमाशय पाया जाता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जो आभासी रोमंती होती है उसमें रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम पाया जाता है, जिसमें ओमेजम नहीं पाया जाता है। और जो अरोमंती होता है उसमें एक ही प्रकार का आमाशय पाया जाता है, रूमेन है जो पाया जाता है। एबोमेजम है जो अरोमंती पशुओं में एबोमेजम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कल अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा है कि जो आज मैंने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। पशु परिचर की जनरल साइंस और जो एनिमल हस्बेंड्री है इसकी क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।